हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सीटेट मास्टर व एहसान सर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सीटेट के पेपर 1 में 5 विषय और पेपर 2 में 4 विषय से संबंधित प्रश्न आते हैं, लेकिन इन सभी विषयों में सबसे महत्वपूर्ण विषय है CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। किंतु देखा जाए तो CDP ही संपूर्ण सीटेट की जान है, लेकिन दुर्भाग्य से हम सीटेट से ही परेशान हैं। वास्तव में CDP कठिन विषय नहीं है, बल्कि CDP के प्रश्नों में आए कठिन शब्द या वो महत्वपूर्ण टर्म जिनका अर्थ हम नहीं जानते हैं, इस वजह से वह हमें कठिन लगने लगता है और हम परीक्षा में उन कठिन शब्दों की वजह से उस प्रश्न का गलत उत्तर मारकर आ जाते हैं। इसीलिए हम आप सबके लिए लेकर आए हैं YouTube वीडियो का एक ऐसा सीरीज जिसमें आपको CDP के उन महत्वपूर्ण शब्दों, उन कठिन शब्दों या उन महत्वपूर्ण पदों को बिल्कुल सरल और सहज भाषा में आपके सामने रखा जाएगा। और ये वही शब्द हैं, वही महत्वपूर्ण पद हैं जिसको बार बार सीटेट इधर उधर अदल बदल कर हमेशा उस टॉपिक या उस टर्म से सवाल पूछते हैं। यकीन मानिए ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और कंटेंट ही बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। और अगर वास्तव में समझ में आ जाए, वीडियो हमारा बेहतर लगे, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर वगैरह वगैरह जो किया जाता है वो सारे आप लोग कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम YouTube शॉर्ट वीडियो सीरीज का वीडियो नंबर 2, जिसका मुख्य विषय है चिंतन। आज हम लोग चिंतन पे चर्चा करेंगे। चिंतन, जिसको अंग्रेजी में थिंकिंग कहते हैं। ये वर्ड, ये एक ऐसा पद है जिस पर आपको सभी विषयों में, चाहे वो CDP हो, लैंग्वेज हो, पर्यावरण हो, गणित हो या सामाजिक विज्ञान हो, इन सभी विषयों में इस बिंदु से रिलेटेड तरह तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये चिंतन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहने के कारण हम लोग आसान से सवाल को भी गलत करके आ जाते हैं। तो आज हम शॉर्टकट में ही लेकिन विस्तृत चर्चा के माध्यम से समझेंगे कि चिंतन क्या होता है, और इस क्लास के बाद आपको बेहतर तरीके से ये समझ में आ जाएगा और फिर आप जो है चिंतन से संबंधित किसी भी प्रश्न को गलत नहीं करेंगे। तो चिंतन का सामान्य अर्थ हुआ सोच विचार करना, तर्क वितर्क करना। इसे हम एक एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं कि जैसे आप घर में सेल्फ स्टडी कर रहे हो और अचानक आपके घर के बड़े गार्जियन ने आपको आवाज़ लगाए कि जाओ फलां काम कर लो या मार्केट जाओ और फलां सामान ख़रीद कर लाओ। अब आप इस सोच में पड़ गए कि अब मैं अपनी पढ़ाई बंद करके मार्केट जाऊं या थोड़ी देर और पढ़ाई कर लूं। इसी सोच फिक्र को, जो डिसीज़न लेने के पहले जो आप सोच फिक्र कर रहे हैं, इसी सोच को हम लोग चिंतन कहते हैं। ठीक है, इसे एक दूसरे एग्जाम्पल से भी हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आज आपके घर में छुट्टी का दिन है, सभी लोग घर में हैं, आप सोच रही हो कि चलो आज एक ऐसा फेवरेट डिश बनाया जाए जिसे खाकर हमारे पति देव बहुत इम्प्रेस हो जाए हमसे और शाम में हमें शॉपिंग कराने लेकर चले जाए। तो खाना बनाने से पहले जो आपके दिमाग में चिंतन आया, जो विचार आई, और उस विचार के अकॉर्डिंग आप निर्णय लिया कि चलो आज फलां खाना ही बनेगा, तो इसी निर्णय लेने के पहले के सोच विचार को हम लोग कहते हैं चिंतन। चिंतन का अर्थ बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। चिंतन टॉपिक से रिलेटेड कई सवाल सीटेट अब तक पूछ चुका है और आइंदा भी पूछेगा। इस चिंतन टॉपिक के अंदर 2 मुख्य बातें हैं, जो 2 मुख्य पद हैं जिसको समझना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहीं पर से आपको परेशानी होती है। उसी कॉन्सेप्ट को नहीं समझ में आने के कारण आपका प्रश्न गलत होता है। इसके अंतर्गत 2 बातें आती है। चिंतन के अंतर्गत 2 चीज़ें हैं। एक का नाम, एक को हम लोग कहते हैं अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, और एक को हम लोग कहते हैं अभिसारी चिंतन। अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन,
एक का नाम है कन्वर्जिंग थिंकिंग और एक का नाम है डाइवर्जिंग थिंकिंग। अब देखिए अभिसारी चिंतन क्या होता है। जब किसी समस्या या कोई निर्णय लेने के पहले आप जो चिंतन कर रहे हैं, उस चिंतन के परिणाम स्वरूप आप केवल एक ही डिसीजन ले पाते हैं। यानी आपका दिमाग, आपका ब्रेन किसी भी समस्या का केवल एक ही निदान ढूंढ पाता है। उसे ही हम कहते हैं अभिसारी चिंतन। किसी भी एक समस्या का केवल एक ही निदान ढूंढ पा रहे हैं, उसका कोई दूसरा विकल्प हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, कैसे करें। अगर ये समस्या आ गई हमारे सामने तो इस समस्या का निदान हम कैसे करें, इसका कोई दूसरा उपाय आपको अगर नहीं सूझ रहा है, तो ये दूसरा उपाय अगर आपको नहीं सूझ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका दिमाग अपसारी चिंतन करता है। आपका दिमाग जो है सिर्फ किसी भी समस्या का केवल एक पहलू को देख रहा है, एक ही एंगल से देख रहा है, उसका दूसरा उपाय या दूसरा विकल्प उसके सामने नहीं सूझ पा रहा है। इसलिए ऐसी चिंतन क्षमता को हम लोग अभिसारी चिंतन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आए, मान लीजिए कि आपके एकदम दैनिक जिंदगी से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल ले ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। सपोज दैट आपके घर में मच्छरदानी है और इस मच्छरदानी में कहीं सुराख हो गया है, छेद हो गया है। आप मच्छरदानी लगाते हो, तैयो रात में आपको मच्छर इस रास्ते से जा कर के आप अंदर घुस कर आपको काट ले रहा है और आप इस समस्या का निदान नहीं कर पा रहे हो। आपके घर में सुई धागा अगर रहता तो ज़रूर आप इसके समस्या का निदान कर लेते। आपके दिमाग में बार बार यही आ रहा है कि भाई सुई धागा रहता तो हम इसको सही कर लेते, नहीं है इसलिए परेशान हाल है। रोज़ जो है मच्छरदानी लगाने के बावजूद आप मच्छर अंदर जा रहा है और आपको काट रहा है। ये हुआ अभिसारी चिंतन। एक समस्या है और आपके पास इसका एक ही उपाय है, एक ही निदान है कि अगर सुई धागा रहता तो इसके सुराख को हम बंद कर देते, सील देते और उसके बाद छेद बंद हो जाता, मच्छर नहीं आ पाता। लेकिन आइए अब आप अपसारी चिंतन में आइए। अपसारी चिंतन में भी सेम वही समस्या हम रखते हैं और वही कंडीशन और वही परिस्थिति रखते हैं। एक ऐसा भी बच्चा है, मान लीजिए कि उसके पास भी एक मच्छरदानी है और उस मच्छरदानी में एक छेद है। आपके घर में वो मेहमान थे, गए और वही मच्छरदानी आपने उसे दे दिया। अब वो रात में सोया इत्मीनान से कि मच्छर नहीं काटेगा, देखा अरे फिर भी मच्छर काट रहा है, कहाँ से भैया? सर्च खोजबीन किया, पता चला हमारे मच्छरदानी में एक सुराख है। अब क्या किया जाए? अब उन्होंने दिमाग लगाया कि अब क्या करें, सुई धागा भी नहीं है, नीचे उनको जगाए कैसे, हम तो यहाँ मेहमान हैं। तब उन्हें एक उपाय सूझी। बगल में एक पाइप रखा हुआ था। पाइप समझ लीजिए, पाइप जैसे मान लीजिए सलाइन का पाइप होता है, सलाइन चढ़ाने के लिए जो पाइप होता है प्लास्टिक का, उसी टाइप का उसके पास एक मोटा पाइप, सॉफ्ट प्लास्टिक वाला पाइप उसे नज़र आया कहीं। अब उसने इस समस्या का निदान, कोई दूसरा निदान ढूंढ लिया। उन्होंने क्या किया, एक और छेदा कर दिया। लो, एक और छेदा कर दिया। और अब क्या किया उन्होंने, इस बड़े से लंबे से पाइप को इस छेदा में घुसा दिया और उधर से इस छेदा में बाहर कर दिया। दोनों पाइप का दोनों छोर मच्छरदानी के बाहर। तो ये तो हो गया मच्छर को धोखा देना। कैसे कि मच्छर इस सुराख से घुसेगा अंदर और अंदर पाइप के रास्ते से इसी सुराख से वो बाहर चला आएगा। ये युक्ति जो इन्होंने निकाला, ये जो उपाय, इस समस्या के समाधान का जो इन्होंने कोई दूसरा विकल्प निकाला, जो दूसरा विकल्प निकालने की क्षमता जिसके बुद्धि में है, जो बुद्धि या जो दिमाग अब एक समस्या को कई तरीके से निदान करने का विकल्प ढूंढ लेता है, उससे संबंधित चिंतन कर लेता है, ऐसे चिंतन को ही हम लोग कहते हैं अपसारी चिंतन। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई बात? जैसे एग्जाम्पल के रूप में ये और एग्जाम्पल के रूप में ये। तो अभिसारी चिंतन में आपने क्या समझाया? किसी भी समस्या या किसी भी प्रश्न का जब केवल एक ही निदान, एक ही उपाय हमारा दिमाग में आए
और कोई दूसरा विकल्प नज़र नहीं आ रहा है, ऐसे चिंतन को हम लोग अभिसारी चिंतन कहेंगे। और जब किसी उसी समस्या का एक से अनेक उपाय हमारे बुद्धि में आने लगे, हमारे दिमाग में ऐसा ऐसा चिंतन आने लगे, तब हम उसको कहेंगे अपसारी चिंतन। क्लियर हो गया? तो ये तो हो गई बात अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन की। लेकिन आइए, सीटेट केवल अपसारी और अपसारी तक ही नहीं रहता है, अब और इससे ज़्यादा डीप वो जा कर के पूछता है। अब इसी शब्द को बदल कर आपको दे दिया जाएगा, इसी शब्द को बदल कर आपको दे दिया जाएगा। सवाल वही रहेगा, सवाल का अर्थ भी वही रहेगा, भाव भी वही रहेगा, उत्तर भी वही रहेगा। लेकिन आप पढ़ के गए हो अभिसारी अपसारी चिंतन, और उन्होंने यहाँ पे लिख दिया निगमनात्मक तर्क। निगमनात्मक तर्क आप पढ़ के गए हो बेहतर तरीके से अपसारी चिंतन, लेकिन उसका विकल्प अपसारी चिंतन ना दे करके कुछ और दे देता है, जैसे रचनात्मक चिंतन, जैसे सृजनात्मक चिंतन, जैसे आगमनात्मक चिंतन या आगमनात्मक तर्क। तो ये सारे बिंदु समानार्थक हैं, सब एक ही अर्थ, एक ही विशेषता लिए हुए हैं। अपसारी चिंतन को ही हम रचनात्मक चिंतन कह सकते हैं, क्योंकि अपसारी चिंतन में ही हमने सीखा कि उन्होंने नया आइडिया लगाकर मच्छर को घुसाकर बाहर कर दिया। सृजनात्मक का भी मतलब होता है नए नए चीज़ों का निर्माण करना, जैसे बेकार पड़ी चीज़ों से कोई उपयोगी वस्तु बना लिया। टूटा फूटा शीशा, आपका कुल्फ़ी वगैरह घर में टूट रहा है, और उस टूटन फुटन कुल्फ़ी को एक कूट वगैरह में, गत्ते वगैरह में सटा सटा कर आपने डिज़ाइन बना दिया कुछ। तो वो बेकार पड़ी चीज़ों को अपने आइडिया से, अपने तर्क से, अपने चिंतन से आपने उसे एक नया क्रिएटिव डिज़ाइन या कुछ और बना दिया, फ्रेम आपने बना दिया। इसे ही तो कहते हैं सृजनात्मक चिंतन, और इसे ही कहते हैं आगमनात्मक तर्क। इस तरीके से जो आप सोच विचार कर रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं आगमनात्मक चिंतन, रचनात्मक चिंतन, सृजनात्मक चिंतन। ये सब एक ही वर्ड है। और अभिसारी चिंतन को निगमनात्मक चिंतन, इसे आप कह सकते हैं कल्पनात्मक चिंतन भी कह सकते हैं। क्लियर है? अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन। अब आइए, इससे और दो प्रश्न सामने आते हैं। दो प्रश्न क्या है? आपसे सवाल आता है कि निम्नलिखित में से कौन मुक्त अंत वाले प्रश्न हैं और निम्न में से कौन बंद अंत वाले प्रश्न हैं। मुक्त अंत वाले प्रश्न, मुक्त अंत वाले प्रश्न और बंद अंत वाले प्रश्न, बंद अंत वाले प्रश्न। इस टर्म से भी जुड़े हुए सवाल आपको सीटेट में देखने को मिलेंगे। तो मुक्त अंत वाले प्रश्न यानी ऐसा प्रश्न जिसका एक से अधिक उत्तर हो, ऐसा प्रश्न जिसका अनेक उत्तर हो, या ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर देने के लिए बच्चे अपने अंदर से, अपने विचारों से, अपने कल्पना से सोच समझकर एक से एक उत्तर बना दे, उसे हम लोग कहते हैं मुक्त अंत वाले प्रश्न। और बंद अंत वाले प्रश्न का मतलब होता है ऐसा प्रश्न, ऐसी समस्या जिसका केवल एक ही निदान हो, जिसका केवल एक ही उपाय हो। यानी अपसारी चिंतन में हमने क्या पढ़ा था, अभिसारी चिंतन में, कि जिस समस्या का केवल एक ही बिंदु पर निदान निकाला जाए, एक ही तरीके से, एक ही एंगल से सोचा जाए, उसे ही हम लोग निगमनात्मक चिंतन कहते हैं या अभिसारी चिंतन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपसे पूछें हम बिहार की राजधानी कहाँ है, तो आपका भी जवाब पटना ही आएगा, और भी सारे विद्यार्थी जिनको याद है सभी का जवाब पटना ही आएगा। तो जिस प्रश्न का केवल एक उत्तर हो, या जिस प्रश्न का उत्तर निकालने के लिए केवल एक ही बिंदु से हम सोच सकते हैं, एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से उसका जवाब आ सकता हो, उसे हम लोग कहते हैं अभिसारी चिंतन। ऐसे चिंतन को और ऐसे प्रश्न को कहेंगे बंद अंत वाले प्रश्न। लेकिन जब कोई ऐसा प्रश्न हम आपसे पूछ ले कि जिसका आपका जवाब अलग हो, उनका जवाब अलग हो, उनका जवाब अलग हो, सभी का अलग अलग जवाब हो, लेकिन सभी जवाब सही हो, उसे हम लोग कहेंगे
मुक्त अंत वाले प्रश्न। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपसे हमने कहा कि चलिए बताइए पटना शहर की विशेषता बताइए, पटना शहर की विशेषता बताइए। तो आपका जवाब जो आएगा वही जवाब अन्य विद्यार्थियों का भी आएगा, लेकिन दोनों का जवाब, दोनों का शब्द, दोनों का सेंटेंस सेम नहीं मिलेगा। अपने अपने विचार, अपने अपने भाषा में, अपने शब्दों में उनका उत्तर रहेगा, लेकिन दोनों का उत्तर का सार सेम रहेगा। तो ऐसे प्रश्न जिसका एक से अधिक विकल्प हो, जिसका एक से अधिक उत्तर हो, उसे हम लोग मुक्त अंत वाले प्रश्न कहेंगे, और ऐसे प्रश्न जिसका केवल एक ही उत्तर हो उसे हम लोग बंद अंत वाले प्रश्न कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में 3 विकल्प या 2 विकल्प आपको दिया हुआ है। पहला विकल्प है, एक बच्चे को कहानी सुनाया जाता है और उसी कहानी को तुरंत उसे लिखने को कहा जाता है। एक बच्चे को गार्डन घुमाया जाता है, गार्डन लेकर घुमाने के लिए ले गए और वहाँ से आने के बाद उस बच्चे से कहते हैं कि गार्डन में आपने क्या क्या कैसे कैसे देखा उसे लिखिए। अब आप सोचिए दोनों प्रश्न का उत्तर। हमने 10 बच्चे को वो कहानी सुनाई तो 10 बच्चा उस कहानी को तुरंत हमने लिखने के लिए कहा, तो 10 बच्चा उस कहानी को हूबहू लिखेगा, 1-2 सेंटेंस भूलेगा। लेकिन हमने कहानी में जो जो सिखाया, जो जो सुनाया वही वो लिखेगा। लेकिन अब उसी 10 बच्चे को फिर हमने गार्डन में घुमाने के लिए ले गए और वहाँ से आके बोले कि चलो अब आप लोग गार्डन के बारे में 10 बातें लिखो जो जो तुमने वहाँ देखा समझा। तो सारे का जवाब अलग अलग हो जाएगा। सारे लोग अपने अपने विचार से, अपने अपने तर्क से, अपने अपने चिंतन से उत्तर देंगे और सबका उत्तर अलग अलग होगा, लेकिन सबका उत्तर सही होगा। ऐसे प्रश्न को हम कहेंगे मुक्त अंत वाले प्रश्न। क्लियर हो गया? अब आइए एक बिंदु पर और हम लोग चर्चा करेंगे, उसके बाद हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। ये छोटा सा टॉपिक है। चिंतन की चर्चा हम लोग कर रहे थे, तो एक होता है मूर्त चिंतन और एक होता है अमूर्त चिंतन। मूर्त चिंतन और अमूर्त चिंतन। मूर्त चिंतन और अमूर्त चिंतन। मूर्त चिंतन मतलब जब समस्या आपके सामने हो और उसे देखकर, छूकर, उठाकर, इधर उधर करके आप उस समस्या का निदान कर रहे हैं, तब उसको हम कहेंगे मूर्त चिंतन। ठीक है? जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको हमने ये वाला खिलौना दे दिया है और इस खिलौने को आपको कह रहे हैं कि इसका कलर मैच करिए, या बच्चे को इस टाइप का पहेली में चित्र को जोड़ने के लिए कहा जा रहा है। जो सुडोकू टाइप का या कौन पहेली पजल होता है, उसे घुमा घुमा कर हम कलर मिलाते। तो हम उस समस्या को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं, तो उसमें जो हम चिंतन कर रहे हैं कि इसके बाद कौन कलर लाएं, इसके बाद कौन कलर लाएं, उसे हम लोग कहते हैं मूर्त चिंतन। ठीक है? शतरंज हम खेल रहे हैं, सामने वाली ने अपनी चाल चल दी है, अब हमें चाल चलनी है, कौन सा गोटी चले जो कि उसकी गोटी मार खाएगी, कौन सा चाल चले जो कि हम जीत जाए, ये सामने में हमारे हो रहा है, ये हम देख रहे हैं। ऐसे इस मसले को हल करने के लिए, इस समस्या को हल करने के लिए जो हमारा चिंतन चल रहा है, उसे हम कहेंगे मूर्त चिंतन। लेकिन अगर हम आपको एक पहेली दे दें, एक बुझौल, और कह रहे हैं कि चलो इसका आंसर बताओ, तो अब उस बुझौल के आंसर ढूंढने के लिए आप अपने अंदर, अपने भीतर सोच विचार कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। सामने वो वस्तु नहीं है और उस वस्तु को ढूंढ रहे हैं कि वो वस्तु क्या है। और ऐसे चिंतन को ही हम लोग कहेंगे अमूर्त चिंतन, जो चीज़ आपके सामने नहीं हो रहा है। जैसे हमारे दिमाग में है एक सीन बनाएं, एक चित्र बनाएं और उस चित्र में हम आज के समाज की समस्या को दिखाएं। तो अब उस समाज की समस्या को दिखाने के लिए हम एक चित्र बना रहे हैं, तो उस चित्र में हम क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, वो हमारे सामने नहीं है। हम उसका कॉपी नहीं कर रहे, बल्कि हमारे माइंड में है वो उसी हमारी कल्पना में है वो, इसलिए कल्पनात्मक चिंतन वो कहलाएगा। तो अमूर्त चिंतन एक प्रकार का क्या हो गया? कल्पनात्मक चिंतन। क्लियर है? कल्पनात्मक चिंतन क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत नहीं? अब आगे आइए। इस मूर्त चिंतन को आप प्रत्यक्ष चिंतन भी कह सकते हैं और अमूर्त चिंतन को
अप्रत्यक्ष चिंतन। यही सारा टर्म आपको बदल बदल के हमेशा दे देता है, तो लोगों को सीटेट में कन्फ्यूज़न होता है। कभी मूर्त पढ़ के गए तो प्रत्यक्ष पूछ दिया, अब सारी पढ़ कर गए तो वहाँ रचनात्मक कह दिया कि रचनात्मक चिंतन क्या होता है। लो परेशान हुओ। एक और टर्म है, उसे भी समझ ले, जिसका नाम है आलोचनात्मक चिंतन। आलोचनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन। अब ये आलोचनात्मक चिंतन क्या है? आलोचनात्मक चिंतन वैसे चिंतन को कहेंगे जब आपके सामने कोई समस्या का समाधान हाजिर है, यानी आपके सामने कोई समस्या का समाधान होके आ गया, अब आप उस समाधान में सही गलत तर्क वितर्क करके उसकी अच्छाई और बुराई को निकाल रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि आपके सामने हमने कोई विकल्प रखा और आप उस विकल्प में भी कुछ कमी निकाल रहे हैं कि नहीं, तुम तो कह रहे हो कि ये सही है लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये ऐसा अगर हम करेंगे तो ये समस्या आ सकती है। जैसे हम लोग कोई काम करने के लिए जाते हैं, अगर हम कर रहे हैं तो करने के बाद अगर हमें लग रहा है कि ठीक है ये काम ठीक है हो जाएगा, लेकिन हमने उसे एक ही एंगल से सोचा है, और दूसरा विद्यार्थी या दूसरा लोग सामने में कह रहे हैं कि नहीं तुम जो ये कदम उठा रहे हो तो आगे चल के तुम्हें इस चीज़ में नुकसान हो सकता है, उस एंगल से भी सोच लो। तो जो किसी समस्या के समाधान में कुछ कमी या कुछ अवगुण निकाल दे, यानी उसकी आलोचना कर दे, ठीक है, उसके डिसीज़न को वो अपने तर्क के सहारे उसमें कमी निकाल दे या उसे कमज़ोर साबित कर दे, उसी को हम लोग कहते हैं आलोचनात्मक चिंतन। आलोचनात्मक चिंतन। जैसे हम लोग देखते हैं कि कवि लोग कविता लिख देते हैं, शायर लोग शायरी लिख देते हैं, कहानीकार लोग कहानी लिख देते हैं और उसके बाद वो फेमस होते हैं, लेकिन फिर दूसरे कहानीकार उसके कहानी में कुछ ना कुछ कमी को ढूंढ कर निकालते हैं। ऐसे चिंतन को ही हम लोग कहते हैं आलोचनात्मक चिंतन। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें हमें, और भी नए नए टॉपिक या नए नए कोई कठिन शब्द जो आपकी नज़र से गुजरा हो कभी, तो उसे कमेंट करके हमें बताएं, ताकि मैं उस टॉपिक पर भी अपना फिर से एक नया वीडियो आपके सामने ला सकूं। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।